वो ज़माना याद आता है जब बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पे हम या तो गोरखपुर प्रेस की माइथोलॉजिकल किताबें पढ़ते थे और या फिर जो उपन्यास हमें बस सफ़र या रेलवे का सफ़र तय करने में मदद करती थी, तो एक ही नाम लगता था, सुरेंद्र मोहन पाठक। और राइट सर्कल सीरीज में की श्रृंखला में अगर पहली बार वास्तव रूप से अगर हमने कोई हिंदी नॉवलिस्ट को या हिंदी उपन्यासकार को बुलाया है, तो शायद इस श्रृंखला में अंग्रेजी के ऑथर्स के अलावा पहली बार सुरेंद्र मोहन पाठक साहब हमारे बीच में है। और मेरे ख्याल से अपने व्यवसायिक या इनके जो काम थे उसके बाद प्रथम बार आप जयपुर कई सालों बाद आए हैं, तो शुक्रगुजार है कि आप इस महफिल में हमारे साथ हैं। जो एक सोच आपने भारतीय साहित्य को दी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं हू डिड इट, तो इसको हू डिड इट लिखने का विचार आपके दिमाग में सबसे पहले कैसे आया? क्योंकि जहां तक आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रश्न है, गुरदासपुर फिर लाहौर में आप रहे, हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन की आप साक्षी रहे, और इसके बाद घर में आपका जो माहौल था कि इस तरह की चीजें लिखना बहुत सख्त और शायद आपकी एक दो बार पिटाई भी हो गई इसलिए कि आपने सब क्यों लिखा है। उसके बाद भी आपने ये जो लिखना और ये जो आपने लिखा, इसके पीछे क्या मेन कारण था? क्या मतलब आप बताना चाहेंगे इस सोच आपके मन में कैसे आई? I will explain. देखो, I am an old man born long back. तो जिस वक्त मैं छोटा था, 15-20 साल के बीच के वक्फे में, उस वक्त कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट लोगों को आज की तरीके से अवेलेबल नहीं था। या सिनेमा था या रेडियो था। रेडियो सुनने में तकरीबन घरों में पाबंदी लगाई जाती थी। सिनेमा जाने के लिए पैसे चाहिए, सबके पास होते नहीं थे। फिर बच्चों को जाने भी नहीं देते थे, पेरेंट्स खुद लेके जाए तो लाए। तो सारा आसरा किताब पर था, जो उन दिनों बहुत सस्ती थी, इजीली अवेलेबल थी और छुपके पढ़ने में सहूलियत वाला सिलसिला था, क्योंकि आज जैसी बल्कि बुक्स नहीं रखती थी। तब 100-125 पेज की किताब होती थी, 30-40 मिनट्स में बंदा पढ़ लेता। When I was in school, I used to read one book every day, without telling my parents what I am doing. मैं तब स्कूल से घर नहीं जाता था, पहले एक पास में गौशाला थी, वहाँ बैठ के नावल पढ़ता था, फिर घर जाता था। घर में सवाल होता था, लेट को आया तो मैं कहता था मास्टर जी ने रोक दिया है। मैंने इतना पढ़ा, झाड़ भी खाई, डांट भी खाई, मार भी खाई, लेकिन छोड़ा नहीं। तो आप ये समझेंगे कितना ओवरफ्लो बन गया कि मेरा अपने आप दिल किया कि मैं कोशिश करूँ कि मैं खुद आई शुड ट्राई माई हैंड ऑन राइटिंग। किया, बड़ा अच्छा नहीं था, कुछ कामयाब भी नहीं हुआ, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ी। तो कोशिश ना छोड़ने से आखिर तो कभी देर से कामयाबी का मुंह देखना नसीब हो ही जाता है। तो मेरे को भी हुआ। तो मैं तो कोई जन्मजात लेखक नहीं कह सकता अपने आप को, पर हिट एंड ट्रायल से है सिलसिला। अब हुडानिट की बात जो है कि उसमें रुचि क्यों बनी, क्योंकि ये इंस्टेंट कॉफी जैसा, इंस्टेंट फूड जैसा कारोबार था, बहुत जल्दी असर करता था। इसका बड़ा क्यूट इम्पैक्ट था पढ़ने वाले पर, कि आखिर में बंदा चमत्कार में पढ़ जाए कि फलानी बात कैसे हुई। हुडानिट में दूसरी एडवांटेज ये होती है कि एक बार नावल पढ़ना रीडर शुरू करते हैं तो फिर उसको बीच में नहीं छोड़ सकता। उसने जानते रहना है कि ये कल्प्रिट कौन है, मर्डर किसने किया, ये मिस्ट्री कैसे बनी या क्या है। तो इसकी एडवांटेज होती है कि और रीडिंग्स होती है और राइटरों की रचनाएं हैं, लोगों को नहीं पसंद आती, बोर लगती हैं, वो छोड़ देते हैं। लेकिन ये जासूसी नावल छोड़ा नहीं जा सकता। एक बार अगर आपने शुरू कर दिया है तो एंड तो आपने जान के रहना है। तो ये एक एडवांटेज थी मेरे को, तो उसको मैंने कैश किया, धीरे धीरे सीखा, धीरे धीरे उदाहरण किया। तो बहुत किताबें लिखी है मैंने, लेकिन फिर भी आधी से ज़्यादा इसी जनर की है, फिर बाद में वो आसान भी लगने लग गया लिखना, क्योंकि अभ्यास हो गया एक खास तरह की कहानियाँ लिखने का। तो हुडानिट की तो नहीं, मुझे एक शेर याद आता है कि आंखें उम्मीदी हैं मगर मैं सो नहीं सकता, दिल दर्द से भरा है पर मैं कुछ कह नहीं सकता, इस दुनिया ने इतने दिए हैं घाव मुझे कि सच कहता हूँ मैं रो नहीं सकता। तो आपके नॉवल में जो आपने कैरेक्टर दिया इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म का, कि खोजी पत्रकार,
जिस समय पत्रकारिता का एक चलन था और हिंदुस्तान में जिस तरह की पत्रकारिता होती थी, विदेशों में हम लोग इसको जरूर देखते थे कि एक जर्नलिज्म का एक ये अभिन्न अंग है, लेकिन आपने जिस तरह से अपने नॉवलों में खोजी पत्रकारिता को जन्म दिया, ये जैसे कि आपने कहा कि आपको एक बार जब पाठक पढ़ना शुरू करता है तो वो उसको छोड़ नहीं सकता है, ये इसकी एक आपकी विधा है। लेकिन इस विधा का मतलब जो कहा जाता है, कामायनी में लिखा प्रसाद जी ने, कि जो कवि या लेखक जब लिखता है तो वो अपने आप को उसमें जीता है। तो अगर हम ये समझें कि आपने करीब 300 क्राइम कुछ जिए हैं या कुछ किए हैं, ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं है। First, I will explain a little about investigative journalism. This was a term that coined in India in the early 70s. Earlier than that, nobody knew about investigative journalism. कोई इसका जिक्र किसी तरह का कोई वो सिलसिला नहीं था। 70s, early 70s में ये टर्म बनी और आज तो बहुत रिस्पेक्टेबल हो गई है, बहुत रिस्पेक्टेबल हो गई है। अपने आप को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहलाना बड़े बड़े पत्रकार भी इज्जत की बात मानते हैं, लेकिन ये 70s से पहले इस टर्म से कोई वाकिफ नहीं था। मैंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का हीरो 1963 में बनाया। तो कैसे हुआ? आपने हीरो बनाया था, जब हीरो आपकी भाषा में बनाया था, मतलब अंतर प्रेरणा से हुआ या कैसे हुआ वो जुदा बात है, क्योंकि उन दिनों हीरो होते थे इंस्पेक्टर, सीआईडी ऑफिसर, मिलिट्री में कर्नल, मेजर। तो जब मेरे को पहला मौका मिला था अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का एज ए राइटर, तो मेरा मन था कि जो लोग दूसरे लिखते हैं वो मैं ना लिखूं। तो उस वक्त मेरे को ये सूझा कि पत्रकार भी एक तरह से इन्वेस्टिगेशन ही करता है, तो मैंने अपने हीरो को पत्रकार बनाया। बहुत मजाक उड़ा मेरा, रीडर्स ने, पब्लिशर ने, फेलो राइटर्स ने, हर किसी ने रिडिक्यूल किया कि पत्रकार कैसे हीरो हो सकता है। लेकिन मैंने भी जितनी छोड़ी, बहुत नावल लिखी, आखिरकार लोगों को ये महसूस होने लगा कि पत्रकार हीरो हो सकता है। आई हैव रिटन 123 बुक्स ऑफ सुनील। It is no mean achievement. It is I think it's a big thing. So many times I have repeated a particular hero, which was not acceptable when I started with it. तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तो ये बात है जी। बाकी तो आपने और क्या नहीं, मैंने पूछा था कि नहीं, आपने जवाब दे दिया, लेकिन जो आप सीरीज का जब जिक्र करते हैं तो आपके जो 3 पात्र जो सबसे मशहूर रहे पाठकों में, सुनील, विमल और सुधीर, और सुनील, विमल और सुधीर तीनों ही एक अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं, तीनों एक अलग चरित्र को जीते हैं। लेकिन आपको लिखते समय ये नहीं लगा कि अगर आप, या तो इसका ये कारण रहा होगा जो हम समझें कि आपको लगा कि एक कैरेक्टर के साथ रीडर पढ़ते पढ़ते उससे बोर हो जाएगा, इसलिए आपने दूसरे पात्र को जन्म दिया। लेकिन अगर वो बोर होता, तो अगर सुनील को आपने 123 बार लिखा, नहीं बोर नहीं होता, लेकिन एक मोनोटनी सताने लगती, इसलिए आपने 3 बार हर बार एक ही बैकग्राउंड का नावल पढ़ने से थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। तो मेरा ऐसा था कि अब ये कमर्शियल सिलसिला है, सिनेमा जैसा कारोबार है नावल लिखना, तो मैंने तो कुछ चेंज की जरूरत महसूस हुई। तो मैंने उसके बाद एक नया हीरो खड़ा किया जो क्रिमिनल था, लेकिन जिससे लोगों को हमदर्दी होती थी, विमल के नाम से। मैंने उसके 42 नॉवेल्स लिखे हैं, लेकिन वो मेरी सबसे पॉपुलर सीरीज है। हर किताब के 10-10, 12-12 एडिशन हो चुके हैं। 65 लाख की डकैती के तो 20 एडिशन हो चुके हैं, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हो चुका है उसका। तो ये रोटेशन बनाना जरूरी था टू मेक ए पर्सन कमर्शियली एक्सेप्टेबल इन द बुक व्हिच इज फॉलोइंग इट। तो इस वजह से फिर मैंने नावल रोटेशन में लिखना शुरू किया, लेकिन फिर भी मेरा जो अपना पसंदीदा किरदार था वो सुनील ही था। आई फील मोस्ट कंफर्टेबल व्हाइल राइटिंग सुनील, ऑलवेज। लेकिन उसमें एक कारोबारी हिच पैदा हो गई कि भाई शायद लोगों को ये इतना एक्सेप्टेबल नहीं रहा, मॉडर्न जनरेशन को खास तौर से। तो फिर थोड़ी चेंज के लिए वो और किरदार मैंने खड़े किए, और मेरी किस्मत थी कि वो भी चल गए। बट माय हार्ट प्लीड्स विद सुनील ओनली। थैंक यू। मैं पूछना चाह रहा था तीनों किरदारों में आपका प्रिय पात्र कौन है? तो आपने बताया कि सुनील आपके सबसे करीब है। तो जब ये तीनों पात्र आप लिखते हैं और उसमें मान लीजिए कि आपने कहा कि जो सबसे पॉपुलर है वो सुनील है, तो जब सुनील से आप दूसरा पात्र लिखते हैं या सुनील से आप दूसरे पात्र में गए, तो
जैसे आपने बताया कि आपने कुछ श्रृंखलाएं सुनील के लिखी और उसके बाद लिखी, जो आपकी पॉपुलर जो हुई वो भी सुनील के अलावा दूसरे पात्र के साथ हुई, ये पूर्ण तरह काल्पनिक पात्र थे? जो आपके हाँ। तीनों पात्र हैं पूरी तरह से काल्पनिक पात्र थे? क्योंकि जैसा कि मुझे पता चला है कि आप इस पर अगर रोशनी डालेंगे कि एक बैंक डकैती केस में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया उसको कि ये इतनी बड़ी स्कीम इस डकैती की कैसे आई, तो उसने कहा मैंने तो सुरेंद्र मोहन पाठक से सीखा है। बहुत प्रेशर पे डाल दिया था और बाबू ने मेरे को इसी की कॉन्फ्रेंस में उसने ये कहा कि मैंने जमीर का कैदी पढ़ के मेरे को ख्याल आया कि मैं ऐसे बैंक में डकैती करूं, और बड़ी कामयाबी से की उसने, लेकिन फॉलो अप में पिछड़ गया थोड़ा। तो अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं लोगों को क्राइम करना सिखाता हूँ या मेरी ऐसी कोई मंशा है। अब किसी ने अगर एक गलत सबक लिया है उससे तो उसकी अपनी मर्जी है। जब उसने वो नावल अगर पूरा पढ़ा होता तो उसकी कभी हिम्मत नहीं होती वो करने की जो उसने किया था, क्योंकि उसमें बड़ा खराब अंजाम दिखाया गया था उस बैंक डकैत का, जिससे उसने प्रेरणा पाई। उसने उसका वही पोर्शन पढ़ा है जो एग्जीक्यूशन से ताल्लुक रखता है, तो एग्जीक्यूशन वाले हिस्से को उसने फॉलो कर लिया। बाकी वो बड़ी लचर दलील थी, बड़ा कमजोर सिलसिला था, बैंक मैनेजर किसी तरह से उसके झांसे में आ गया, कामयाब भी हो गया। लेकिन मेरे होश उड़ा दिए थे उसने, जब उसने डीसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा तो उसने मेरे नावल से पढ़ के सीखा है। मेरे को भी कोई इंक्वायरी आती होगी भी तुम क्या लिखते हो, क्या सिखाते हो लोगों को। तो अब ये तो पात्रता की बात है जी, लोग रामायण पढ़ के गलत समझ ले सकते हैं, लेना भी चाहिए। मैंने कभी क्राइम की जीत नहीं अपने नावल में दिखाई। मैंने कभी ये नहीं जाहिर किया कि किसी ने कोई अपराध किया और उससे वो बेनिफिटेड था, इसकी कोशिश मैंने कभी नहीं की। अगर कभी बेनिफिट दिखाया भी है तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि क्यों ये शख्स इस बेनिफिट का हकदार था। मैं वो बिल्कुल गैर उम्मीदवार टाइप की राइटिंग के खिलाफ हूँ कि आप जो मर्जी लिख दो, राइटर के रीडर के सिर थोप दो, उसे अच्छा लगता है तो उसकी मर्जी, नहीं तो अच्छा लगता है तो मेरी किस्मत। ये बात नहीं चल सकती, मैं जिम्मेदारी से लिखता हूँ। और जिम्मेदारी क्राइम फिक्शंस में या जिस तरह के उपन्यास आप लिखते हैं इसमें इसलिए भी बढ़ती है। मैं आपकी जानकारी बता दूं कि जो जासूसी उपन्यास हैं, अगर चाहे फिल्में होती हैं या जो उपन्यास होते हैं, उपन्यास में एक भूमिका होती है संपादक की। कोई भी साहित्य में संपादक की भूमिका एक अहम भूमिका होती है, जैसे किसी भी फिल्म में डायरेक्टर की भूमिका होती है। लेकिन जो जासूसी साहित्य या जो क्राइम थ्रिलर जिसको हम बोलते हैं, उसमें कोई भी एडिटर, क्योंकि वो अपना दिमाग लगा ही नहीं सकता उसकी कहानी में, तो वो बिना एडिटर के लेकर नहीं लगा सकता। मैं बुरी बात कहने लगा हूँ आप सब लोगों की इजाजत से कि दिमाग उसके पास है ही नहीं। ऑल आर मिडिल स्कूल ड्रॉप आउट, ऑल आवर पब्लिशर वाइल बंदर को ऑल आर मिडिल स्कूल ड्रॉप आउट। तो कैसे करेगा वो, कैसे करेगा? ये जो जासूसी उपन्यास है ये लेखक लिखता है और इसके बाद सीधा ही प्रकाशन में जाता है। जासूसी उपन्यास में कभी भी संपादक का, एडिटर का कोई भी रोल उसमें नहीं होता है। और जब लिखने की बात है तो जो आपने 300 के करीब जो किताबें लिख दी, और वो भी तब जब आप मेरी तरह खुद कह सकते हैं टेक्नो हैंडीकैप हैं, और सिर्फ संडे को लिखना और सब चीज हाथ से लिखना। इन्होंने आज तक सारे के सारे जो उपन्यास लिखे हैं, जो भी लेखन का कार्य किया है वो हाथ से किया है। और शुरुआती दिनों में जो काम करते थे इसलिए खाली शायद आप रविवार को लिखते थे, इसके बाद इस स्पीड से इतनी क्राइम की स्कीम सजा लेना, मतलब ये I used to work like devil. I used to have one day only in a week. I was in government employment. I could never get any other time than the Sunday or a holiday government holiday, or I should take leave of absence from my office. So I made a habit of putting a very lengthy shift, 15 or 16 hours one day. I used to write non-stop, 15 or 16 hours. And if I miss one Sunday, there will be a gap of one fortnight in my continuation of that writing. So I could not afford that. There used to be a time-bound system at that time. Writer has to deliver. Thereby he was given a time schedule. By this date, I must get this script. And he also had his publisher also had his own time schedule. So I had to toe his line. He will give me a date by this time. It should be complete, and I had to complete come hell or high water. So that gave me a practice of writing in bulk.
And as far as writing in longhand, I enjoy writing in longhand. And relish. Half of the things that are appreciated by the public have occurred to me by when I hold a pen in my hand. उनका मेरे को कोई पुराना शेड्यूल नहीं होता, पहले तैयारी करके नहीं उसको मैंने लिखा होता। कलम हाथ में आता है तो बहुत कुछ सीखता है। आजकल तो पत्रकार वो कलम हाथ में लेते ही नहीं है, पहले तो सीधा ही आजकल हाथ में लेने की बात करते हैं, छोटी मोटी स्टेशनरी की दुकान से शाही की दवात नहीं मिलती, कहते हैं कौन लिखता है पेन से, फाउंटेन पेन से शाही भर के तो कोई लिखता ही नहीं है, हमारे पास हाथ ही नहीं आता है इस बात का। मैं ही हूँ, न सिर्फ लिखता हूँ फाउंटेन पेन से लिखता हूँ, बाल पेन से नहीं लिखता, तो वो कई बार तो शाही की दवा ढूंढने में दिक्कत होती है। से आपने शाही का कहा तो एक मुझे गुजरा याद आता है कि बच्चों से बचपन की जवानी छीन ली हमने, और वो दिन दूर नहीं जब शाही भी मिलेगी अपनी फिल्म में। आप इसके 57 साल के करीब से लिख रहे हैं, और 57 साल, आज के 57 साल पहले जो आपकी कहानी छपी थी, उस कहानी का शीर्षक था 57 साल पुराना आदमी। तो 57 साल पुराने आदमी की पहली कहानी से आज तक का जो 57 साल का सफर है, इस सफर में आपको क्या लगा? मतलब एक साथ के सारे उपन्यास जो आप लिखते गए, आपकी 57 साल की यात्रा में ऐसा कोई वाकया जो आपकी इस पूरी यात्रा को एक मुकाम पर पहुंचाने में आपको लगता है कि हाँ ये मेरी सफलता है 57 सालों की, उसमें क्या महसूस करते हैं? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक वाकया तो नहीं है, लेकिन जो फर्क आए हैं इतने सालों में, उनमें मैं से एक दो का जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे मेजर फर्क यह है कि कहानी बहुत एग्जॉस्टिव हो गई है, पहले इतनी नहीं होती थी, ब्रीफ स्टोरी होती थी, नावल वो होता ही नहीं था, लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी होती थी, उसको नावल कहना ही गलत था, इंग्लिश में एक वर्ड नॉवेला होता है, नॉवेला। हमारे यहाँ उस वर्ड को कोई आइडेंटिफाई नहीं करता, जो नावल से छोटा हो और स्टोरी से बड़ा हो उसको नॉवेला कहते हैं। तो पहले जो नावल छपते थे 100-125 पेज के, बड़ी खुली लगी लाइनों में छपे हुए नावल होते थे, तो दे वर मोर ए लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी देन ए फुल फ्लेज्ड नावल। Now field of that story has become very magnanimous, very magnanimous. Writer has to write a lot, or reader is not satisfied, or you cannot charge the amount you are charging for him. So I have to write a big story, and big story may not always occur to me. So it has become a harsher exercise to write at this stage compared to the earlier times. उस वक्त तो एक छोटा सा नुक्ता हाथ में आया, छोटा है तो कहानी बना ली, थोड़ा बड़ा है तो नावल बना लिया, अब वो बात नहीं चल सकती, अब तो बड़ी एग्जॉस्टिव एक्सटेंसिव प्लानिंग की जरूरत है। इसी वजह से कैपेसिटी घट गई है। मैं 70-60 में 8 नावल 7 नावल साल में लिख लेता था, अब मैं बड़ी मुश्किल से 2 लिख पाता हूँ, क्योंकि कोई नावल 350 पेज से कम और वो भी बड़ी घनी छपाई में लिखा हुआ हो तो उसमें बहुत मेहनत लगती, बहुत टाइम लगता है। Plus, consider my age factor also. I am an old man. I cannot run like a race or all my life. So something ought to happen to shunt the output of a writer. So that is the time now. But I am managing somehow so far. God will be kind in future also. I hope to God. आपने जो 300 किताबों की यात्रा की, उसमें से 4 किताबों का अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और आप हिंदी के ऐसे पहले उपन्यासकार हैं इस विधा के जिनको टाइम मैगजीन ने भी फीचर किया। ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है, आपकी विधा के लिए गर्व की बात है, और मैं आपको 300 में से 4 किताबों का अंग्रेजी रूपांतरण, ये जान के आपको खुशी होती है या आपको उदासी का सबब है कि 300 में सिर्फ 4 किताबें आपकी अंग्रेजी? देखिए, किताबें तो और भी चल सकती थी इंग्लिश में, लेकिन उसके पीछे जो ड्रिल है किताब को इंग्लिश में प्रोड्यूस करने की, जैसे मैंने अभी बड़े बेअदबी से कहा अपने पब्लिशर के मामले में कि वो एजुकेटेड लोग नहीं है, तो वो ट्रांसलेशन की जो इंट्रिकेसी है उसको वो हैंडल करने में फेल है, उसको हैंडल नहीं कर सकते। वो मेरे सिर पर थोप देते हैं, अभी अंग्रेजी में किताब छपनी है तो आपको ट्रांसलेट कर लो या किसी से करा लो। तो मैं तो इस सिलसिले से वाकिफ नहीं हूँ, मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊँ ट्रांसलेटर? और उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर वो मना करते तो सारी ड्रिल, सारी मेहनत बेकार थी। जो अच्छे ट्रांसलेटर है who have guaranteed to deliver, they charge high amounts which my publisher is not ready to pay. तो ये हैंडीकैप था जो ट्रांसलेशन में
आड़े आया, नहीं तो बहुत किताबें इंग्लिश में छप सकते थे, बहुत बार ऑफर हुई, लेकिन उसमें ये था करने वाला कोई नहीं था। अब मेरा जो प्रेजेंट पब्लिशर है वो है ही इंग्लिश का पब्लिशर, दे आर इंटरनेशनल पब्लिशर, हार्पर कॉलिन्स, they can manage translation also, but they also find difficulties. They reject several samples and then they come to find one who can deliver. So main obstacle was how to get it translated. Now the matter is easy somewhere, so there may be more translations in future. So far this score is very dissatisfactory. जो पब्लिशर्स की जहाँ तक बात है, जासूसी उपन्यास में तकरीबन 60 पब्लिशर या 60 प्रकाशक हमारे देश में थे, जो अब तकरीबन सिर्फ 5 बचे हैं। 5 रह गए, एक दिल्ली में और 4 मेरठ। मेरठ का क्राइम इससे कुछ संबंध रखता है कि नहीं? मेरठ में और एक दिल्ली में। आपकी जो तमाम जो कहानियां हैं, जो एक अपराध के मनोविज्ञान को जिस तरीके से आपने समझा है, चाहे वो मीना मर्डर केस हो, डायल 100 हो, हार जीत हो, जादूगरनी हो, तो इस आपराधिक मनोविज्ञान में जैसे नीरज जी ने कहा है कि भूखे पेट को देशभक्ति सिखाने वालों भूख तो इंसान को गद्दार बना देता है, तो आपको लगता है कि अपराधी की जो मनोवैज्ञानिकता है या इस अपराध का जो मूल कारण है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश में या पूरे विश्व में एक भूख या व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़ा हुआ है, या एक दूसरे मनोविज्ञान की मतलब एक दिमागी उपज है कोई भी क्राइम? हमारे यहाँ जो अपराध है और जो वेस्टर्न कंट्रीज में अपराध होते हैं, उसमें बेसिक फर्क ये है कि उनके यहाँ जो कुछ होता है चाहे बुरा होता है, लेकिन वो भी योजनाबद्ध होता है। वो पहले अपनी प्लान में ये डिसाइड करते हैं और कंफर्म करते हैं कि हम बच जाएंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, हमें जो गुनाह का फल हमने पेड़ से तोड़ा है उसका मजा भी चखने का हमें मौका मिलेगा। जो देसी मेंटेलिटी है क्राइम की, वो रिस्क पे बेस्ड है, उसको कुछ पता नहीं उनको क्या होगा, कोई उनकी प्लानिंग किसी तरह का कोई जोड़ तोड़ शेड्यूल कुछ नहीं है। भाई इट इज ए शेयर डेयर डेविल थिंग, उनको बच जाने से कोई मतलब नहीं है, पकड़े जाए तो भी ठीक है, ना पकड़े जाए तो भी ठीक है, भूखे अब भी मर रहे हैं, बाद में भी मरना है। तो हमारे यहाँ क्राइम की कोई जो जो वो उसकी डिफाइंड वो जो एटीट्यूड है वो नहीं है, जीरो है। लेकिन हम नावल में तो ऐसा इडियट क्रिमिनल खड़ा नहीं कर सकते ना, नावल में तो उसको सीट टू सीट हीरो की हिट्स से मैच करना है, तो फिर वो अब जो देसी टाइप की वो बातें हैं उनमें से कुछ 100 में एक होती है जो अडॉप्ट करने के काबिल होती है। बाकी गल नहीं, किसी के घर में घुस गए, बैंक में घुस गए, लूट लिया, ये कोई क्राइम थोड़ी है। क्राइम तो है किसी शेयर क्लास है, जिज्ञासी, बेवकूफी है, देखो अपनी काबिलियत है। बात तो ऐसा नहीं होता, बात तो आप देख लीजिए, बैंक डकैती होती है, राहजरियां बहुत होने लगी है, डेयर डेविल क्राइम है, कार छीन के भागे, पैसे छीन लिए, जबरदस्ती एटीएम पे ले गए, चल भी अमाउंट निकाल, और उसमें वो अपने आप को कोई कवर करने की आइडेंटिटी छुपाने का कि हमारा देसी क्रिमिनल कोशिश नहीं करता। He damn cares whether it is caught or not. We are so many. यहाँ खो जाना, गायब हो जाना आसान है, वेस्टर्न कंट्रीज में ये आसान नहीं है, they are fewer people. मैंने singled out who has done this thing. हमारे यहाँ तो भैंसों में भैंस पहचानने वाली बात है, पता नहीं किसने किया। किसी नहीं किया तो किसी ना किसी को कहलवा किया। बाकी पुलिस साथ में नहीं होती है, सारे शेयर होल्डर होते हैं, थाने से पुलिस छूट है, 1 करोड़ रुपया लूट लो, 50 लाख लेके थाने में आ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपकी इस तरह कितनी डीलें आज तक? ठीक है, ऐसा मैं पुलिस और पॉलिटिकल करप्शन पे मैंने बहुत लिखा है, पुलिस ये नेता पुलिस नेक्सस पे बहुत कुछ लिखा है, लेकिन डर के ही लिखा है ना, हौसले से तो नहीं लिखा ना। जो आपकी पसंदी का जो ग्राफ था, जो आपकी विधा का जो पॉपुलैरिटी थी, उस पॉपुलैरिटी का हिंदी के कई तमाम उत्कृष्ट साहित्यकारों ने
इस विधा में लिखने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनके दूसरी विधाओं के उत्कृष्ट साहित्य होने के बाद भी इस विधा में वो सफल नहीं हो पाए। जैसे शिवलाल शुक्ल जी ने आदमी का जहर लिखा था, एक उन्होंने किताब लिखी थी ये क्राइम फिक्शन पर, लेकिन उस किताब को उतनी पॉपुलरिटी नहीं मिली। तो इसका क्या कारण है कि जो हिंदी के उत्कृष्ट साहित्यकार हैं वो क्राइम फिक्शन पे लिखना चाहकर भी नहीं लिख सके? जिन्होंने भी इस किस्म की कोशिश की है उनका मोटिव क्रिएटिव नहीं था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारी आइडेंटिटी मिस्ट्री राइटर की बन जाएगी। वो अपनी शिनाख्त से खुश थे, अपनी शिनाख्त से खुश थे। लेकिन एक फैक्टर ऐसा था जो उनको लालच में डालता था कि ये क्राइम राइटिंग में, पॉकेट बुक के ट्रेड में पैसा बहुत है, फिल्मों जैसा ट्रेड है, साहित्य में पैसा नहीं है। हिंदुस्तान में एक भी साहित्यकार ऐसा नहीं गिनाया जा सकता जो अपनी कलम दवात के जरिए, अपनी लेख के जरिए अपने घर की रोजी रोटी चला सकता हो। लेकिन पॉकेट बुक के ट्रेड में मिलियनर्स है। इंडिया में ना सही, यूरोपियन कंट्री में जॉन ग्रिशम राइटर है, ही कैन मेंटेन ए जेट प्लेन ऑफ हिज ओन। देयर सो मच राइटिंग, जेफरी आर्चर है और भी कई राइटर ऐसे हैं जिन्होंने बेताशा पैसा कमाया है। बेताशा पैसा क्या है? क्योंकि उनकी किताब बेताशा बिकती है। साहित्यकार की किताब ने 1000 छपने 10 साल में खत्म नहीं होती। फिर क्या, कहाँ से कमाई होगी? कहाँ से कमाई होगी? कोई कलम तो आज से हिंदुस्तान में साहित्यकार रोजी रोटी नहीं चला सकता। तो कुछ लोगों को ये पॉकेट बुक ट्रेड की ये जो ग्लैमर था, मॉनिटरी ग्लैमर जो था, उनको बहुत ललचाया। उस लालच के हवाले होके कुछ लोगों ने इस सिलसिले में कारोबार किया। कुछ ने छुप के किया, कुछ ने खुलेआम किया। अनंत प्रकाश जैन टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगजीनों के एडिटर थे, पराग के एडिटर थे, सारिका के एडिटर रहे। उन्होंने जासूसी नावल लिखे चंद्र के नाम से। सबको पता था अनंत प्रकाश जैन लिखते हैं, लेकिन उन्होंने एक पोस्ट नेम अडॉप्ट कर लिया। कामयाब नहीं हो सके। अभी शिवलाल शुक्ल की इन्होंने बताया, राज दरबारी जैसे राइटर के, जैसे काल के ही रचना के लेखक ने जासूसी नावल में मत्था मारा, एंड ही फेल फ्लैट ऑन हिज फेस। किसी काबिल को किसी भी सिलसिले में वो मकबूल नहीं हो सका। मदर चौहान थे राइटर, उन्होंने पूरा जोर लगा लिया अपना कि मेरा इसमें कोई आइडेंटिटी बने, मेरे को भी गुलशन अंदा जैसी कमाई हो। बोरे में भर के नोट लेके आए पब्लिशर घर पे, ऐसे ही छोड़ जाए, भाई किताब जब मर्जी लिखना पैसे रख लो। ये के लिए सपना है साहित्यकारों के लिए कि लाखों में पैसा मिले, अब वो भी सस्ते जमाने में 80s में 70s में। तो वो लालच था जो जिसको कुछ लोगों ने के कुछ को करप्ट किया, उसके हवाले होकर उन्होंने अपनी कोशिश जासूसी नावल लिखने की, जिसके वो बिल्कुल फेल थे, बिल्कुल फेल, जिसका काम उसी को साधे। अच्छा, आप बुरा नहीं माने तो एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि शुरुआती दिनों में आपने एक दौलत और खून नाम से उपन्यास लिखा था, जिसमें आपने जेम्स चेज और जेम्स बॉन्ड की स्टोरी की नकल करके उसको हिंदी में रूपांतरण करके बाजार में छोड़ दिया था और खूब बिका। लेकिन कई सालों बाद जब आप एक सफल लेखक बन गए तो आपने पूरे उपन्यास को उसको वापस लिखा और दूसरी कहानी के साथ, लेकिन उसके किरदार और शीर्षक एक ही रहा। इस तरह आप कुछ तब तक रीडर ने शर्मिंदा करना शुरू कर दिया था। शर्मानी चाहिए आपको, दूसरे कहानी उठा के नावल लिख दिया। अब मैं उसको डिसऑफ तो कर नहीं सकता था, मेरा नाम छपा है उस पर। तो मैंने फिर यही कहा, जैसे गुनाह बख्शवाने के लिए कोई इबादत करता है, ऐसे मैंने उस नावल को H2H दोबारा लिखा। 2 चीजें चेंज नहीं की, सिर्फ उसके कैरेक्टर्स के नाम वही रखे और टाइटल वही रखा। सारा नावल मैंने बहुत मेहनत करके बस उसको रीराइट किया और प्रीफेस में ये भी लिखा कि मेरी कथा माफ हो, दोबारा नहीं खत्म होता। आपने इतने साल या इतना समय जो लेखन को दिया, आपको लगता है कि अगर आप लेखक नहीं होते तो और कुछ करते या आप वो करके खुश रहते? क्योंकि आजकल फैशन भी है खाली फिल्म दुनिया में और राजनीति में कि ये नहीं होता तो आज वो हो जाता है। नहीं, मेरा अपना जाति ख्याल ये है, जैसे मेरा लाइफ का सिलसिला अभी तक चला है, मैं लेखक का होता तो कुछ भी नहीं होता। मैं सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट होता और रिटायरमेंट के बाद बस इंतजार कर रहा होता कब होता है और कब जिंदगी खत्म हो।
तो लेखक होने से भी यही नहीं कि मैंने पैसा कमाया, यश कमाया, और भी बहुत कुछ कमाया। There is no man in this world like a busy man. I am 75 years old, but I still work 8-9 hours per day, and without any tension, without any stress, बिल्कुल अपनी मर्जी से, कोई मेरे पे दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। I am very well off due to my writings and everything, but I cannot stop writing until God forbids me to. एक सवाल करना चाहूँगा कि जो आपकी उपन्यास की जो विधा है और 60 से 5 पब्लिशर, इंटरनेट का ज़माना और हाथ से लिखने की कला का समापन, तो आप क्या सोचते हैं कि आपकी जो विधा है इसका भविष्य या आपकी लीगेसी को आपके परिवार में या और हिंदी लेखन में जासूसी उपन्यासकार में जो अगली पीढ़ी है, जो आपके बाद की पीढ़ी है, उसका और आपकी विधा का आप क्या भविष्य देखते हैं? मैं बड़ी हार्श बात कहने के लिए मजबूर हूँ अगली पीढ़ी के बारे में। अगली पीढ़ी है ही नहीं। दिस इज ए डिमिनिशिंग ट्रेड, दिस इज ए डूम्ड ट्रेड ऑलरेडी। ये मेरे बाद खत्म हो जाएगा। 20 साल से इस पर्टिकुलर धंधे में जिसमें मैं हूँ, कोई नया राइटर पैदा नहीं हुआ। 20 साल से इसमें कोई नया पब्लिशर ने ज्वाइन नहीं किया जिसने धंधे में हाथ डाला हो। एग्जिस्टिंग पब्लिशर मैंने बताया ये 4 या 5 हैं, उनके लिए भी लिखने वाला कोई नहीं है, पता नहीं क्या वो छापते हैं। तो आप बताइए कि जब सप्लाई लाइन किसी ट्रेड की जा रहे हैं तो कैसे जारी रह सकता है? तो ये तो डिमिनिशिंग ट्रेड है, ये 5-7 साल में खत्म हो जाने वाला है। राइटर को कोई प्रमोट नहीं करने वाला, कोई लिख भी ले बाई चांस उसको डांट के भगा देते हैं, भी नहीं अब तो नॉन राइटर की बातें छापते हैं। अभी नॉन राइटर भी तो कभी अननोन राइटर था। For everybody there is a first time. Nobody give a chance to a person presently no, but such is not the case in English. ये बड़ी एक शर्मनाक बात है हिंदी के लिए कि अंग्रेजी में ये बात नहीं है। इंग्लिश में नावल छपवाना आसान है, इंग्लिश में नावल छपवाना आसान है, क्योंकि बहुत पब्लिशर है, एक नहीं छापेगा दूसरा छाप देगा, तीसरा छाप देगा, चौथा छाप देगा, और उसके बाद इंग्लिश का नावल कोई रिक्शा पुलर का लड़का तो लिखता नहीं है। They are well-to-do families, तो उनके पास सेल्फ एक्सपेंडिचर की भी गुंजाइश है। बहुत से लोग सेल्फ फाइनेंस करते हैं अपनी किताब को, भी पैसा हम देंगे आप हमारा नावल छाप दो, चल जाए उनकी किस्मत। वन टाइम राइटर्स बहुत है, एक ही बार जो कुछ आता है सब किताब में दिखा दिया, आगे कुछ बाकी नहीं है उनको लिखने के लिए। उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, पापा मैंने नावल लिखा है छपवा दो, अच्छा बेटा छपवा दो, पब्लिशर 40,000 रुपये मांग रहा है, तो वो 1000 किताब छाप के 300 कॉपी राइटर को दे देते हैं, जो वो अपने साथियों में कॉलोनी में फ्री बांटते हैं। हमारे पप्पू ने किताब लिखी है, हमारे कमला ने किताब लिखी है। ये एक टाइप का शौक है, एक टाइप नाम छप गया, फोटो छप गई, बगल में किताब की आगे ढूंढ लिया है, रीडर है बुक, देयर इज नो फॉलो 10 में से 9 लिख को ने दोबारा नहीं लिखता है। लेकिन तो किताब तो छप गई ना। हिंदी में ऐसे किताब छप ही नहीं सकती। वो हिंदी का राइटर पहले तो पैसे वाला है ही नहीं, पैसे वाला होता तो वो अच्छा धंधा देखता, अच्छा कारोबार इस बार यार ट्रेड में आता ही नहीं वो। तभी मीता ने हिंदी में आज दिल को उठा दिया। मतलब कहने का ये है कि ये कोई फल फूलने वाला धंधा खत्म हो जाए, या मेरे साथ खत्म हो जाएगा या मेरे से पहले खत्म हो जाएगा। रोता हूँ कि मेरी आँखों में कुछ असर हो, फिर उन्हीं आँखों का असर देख के रो देता हूँ। तो अगर कुछ प्रश्न